Hello everyone and welcome back to the No Nonsense Education Platform all the way from Nagpur, महाराष्ट्र। मित्रों, सीए फाइनल में आपको पेपर नंबर 5 है इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें पार्ट 1 है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो वीडियोस है दीज आर फ्रेशली रिकॉर्डेड वीडियोस। ये वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो आपको मई एंड सितंबर 2026 एग्जाम एंड जनवरी 2027 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहेगा। एक कंडीशन है बस, जैसे जैसे आपका अटेम्प्ट आगे बढ़ेगा ये स्टडी मटेरियल में आपको अमेंडमेंट्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस स्टडी मटेरियल प्लस अमेंडमेंट्स, ऐसा कॉम्बिनेशन मिला के आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। ये जो वीडियोस है ये मैंने 100% इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बेसिस लेकर बनाए हैं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में कौन सा एडिशन रेफर कर रहा हूँ, अभी करंटली मेरे सामने जो अटेम्प्ट्स होने वाले हैं आपके वो मई एंड सितंबर 26 एग्जाम के अटेम्प्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों अटेम्प्ट्स के लिए इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर जो स्टडी मटेरियल इशू किया है वो एप्लीकेबल रहेगा आपका सितंबर 2025 वाला एडिशन प्लस अमेंडमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ये वाला वीडियो हमारा, हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, रिलेवेंट डेफिनेशंस। रिलेवेंट डेफिनेशंस आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पेज नंबर 1.3 से लेकर 1.8 तक मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कौन सी डेफिनेशन कवर करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट अभी हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक्सप्लेनर वीडियोस का वीडियो नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 2 रिलेवेंट डेफिनेशंस। उसमें सबसे पहली डेफिनेशन हमारी आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 गुड्स के बारे में, जो कि हमारा रेजिम का नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले बनता है कि हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़े और उसके तुरंत बाद सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़े और फिर आगे रिलेवेंट डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली फोकस रहेगा गुड्स की डेफिनेशन के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, यानी जो एक्चुअल डेफिनेशन है जीएसटी एक्ट में की वो हम पढ़ेंगे। और इस स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को डिकोड करने के बाद जो एक्सप्लेनेशन रेडी हुआ है उस एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ेंगे, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कोर मीनिंग। किस बात का, इस गुड्स का जब हमने डेफिनेशन में देखा मीनिंग तो हमें कोर मीनिंग क्या पता चला, every kind of movable property is included in the definition of goods। दूसरा टॉपिक एक्सक्लूजन, मनी एंड सिक्योरिटीज। बेसिकली गुड्स में कौन सी चीजें इंक्लूड की गई है और कौन सी चीजें एक्सक्लूड की गई है, इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के हमारी गुड्स की डेफिनेशन बनती है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन गुड्स एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड इन गुड्स। तो गुड्स में से कौन सी चीजों को हटाया गया है, गुड्स में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की गई है, दो बातें, पहला मनी एंड दूसरा सिक्योरिटीज। मनी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मनी का मीनिंग इन द जीएसटी एक्ट, उसके बाद में रीजन फॉर एक्सक्लूजन, मनी को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर क्यों रखा गया है और उसका एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या है एज पर द सीजीएसटी एक्ट, रीजन फॉर एक्सक्लूजन, सिक्योरिटीज को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर क्यों रखा गया है और उसका एग्जाम्पल, बेसिकली सिक्योरिटीज का एग्जाम्पल। तीसरा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंक्लूजन अंडर द डेफिनेशंस। गुड्स की डेफिनेशन में कौन सी बातों को इंक्लूड किया गया, दैट मीन्स गुड्स, एक कोर मीनिंग है गुड्स का, वो क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन गुड्स, ठीक है। अब यहां पर दो एक्सेप्शंस है, मनी एंड सिक्योरिटीज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के स्कोप से बाहर रखे गए हैं। सिमिलरली ये जो इंक्लूजन्स है इसमें जितनी भी बातें आपको बताई गई है ये एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली इंक्लूड किए गए हैं। इनके अलावा जितने भी आइटम्स है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे गुड्स में आते हैं। देन इंक्लूजन्स में हमें क्या पढ़ना है, पहला तो है एक्शनेबल क्लेम, मीनिंग, एग्जांपल एंड जीएसटी इम्प्लीकेशंस। दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड सिमिलर आइटम्स, इसका भी हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, एग्जांपल एंड रैशनल, की इस एक्टिविटी को या इस नेचर के जो भी प्रोडक्ट्स है उसको गुड्स की डेफिनेशन में क्यों इंक्लूड किया गया है, उसका लॉजिकल रीजन मतलब रैशनल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थिंग्स। अब यहां पर जितनी भी बातें दी गई है ये इंक्लूजन वाली बातें हैं, ठीक है। अब नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब यहां पर जो एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन है उसका वर्डिंग है, उन वर्डिंग्स का मीनिंग हम लोग यहां पर देखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में
की जुडिशियल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशंस। जुडिशियल मतलब क्या, कि जो भी जीएसटी में जो भी केस लॉज बनते हैं उसमें क्या क्या इंटरप्रिटेशन आए हैं उसका क्लैरिफिकेशन हम लोग हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशंस के लिए समझेंगे। उसमें सबसे पहले हमें देखना है डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी केस लॉज होते हैं उसमें गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या डिस्टिंक्शन किया गया, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका फाइनल वर्डिक्ट। बेसिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना हमारे डेफिनेशन के काम का है उतनी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनटैंजिबल गुड्स। दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक टैंजिबल और दूसरा इनटैंजिबल। उसमें से इनटैंजिबल गुड्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। फिर पॉइंट नंबर 6 में समरी टेबल ऑफ स्कोप ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, यानी जितनी बातें अभी हम लोगों ने यहां पर देखी है उसका मैंने कंसोलिडेटेड समरी टेबल आप लोगों के लिए बनाया है, वो हम पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे। एंड पॉइंट नंबर 7 में टोटल डिस्कशन का हमारा कंक्लूजन होगा। सो दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर डिस्कशन ऑन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 गुड्स। आ जाओ, अब यहां पर आपको जितना भी हमारे स्टडी मटेरियल में यानी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में केवल स्टैट्यूटरी प्रोविजन दी गई है, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैंने सेपरेटली आप लोगों के लिए यहां पर इंटीग्रेट किया है ताकि आपको सीए फाइनल लेवल में गुड्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए, आपका एग्जाम में भी फायदा हो और आपका प्रैक्टिकल लाइफ में भी फायदा होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को पढ़ने से। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या कहती है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी पहले तो सब कुछ गुड्स के स्कोप में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में इंक्लूड नहीं होती। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, अब यहां पर एक्सक्लूजन बताए हैं, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। सबसे पहले गुड्स में जितनी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी है उन सबको इंक्लूड कर दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को टोटली गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा। फिर कहते हैं कि ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसमें से दो चीजें हटा देंगे, मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होगा बट इंक्लूड्स, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में ये दो बातें इंक्लूड नहीं होगी बट इंक्लूड्स, यहां पर बताई गई बातें मूवेबल प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली इंक्लूड की जाती है फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी एक्ट। Goods means every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। तो जैसे हमने डेफिनेशन को डिकोड किया उसी हिसाब से पॉइंट वाइज मैंने यहां पर आपके लिए उन सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन रेडी किया है। अब सबसे पहले हमने पहले लाइन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसका कोर मीनिंग मिलता है, दैट मीन्स गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला पॉइंट हम लोग यहां पर समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी इज दैट दे मस्ट बी मूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स में इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे बिल्डिंग हो गया, आपका जमीन हो गई, लैंड, बिल्डिंग, लैंड, ये एकदम रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, इनको गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा है। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी इज दैट दे मस्ट बी मूवेबल, यानी फॉर द जीएसटी पर्पजेस गुड्स हमेशा मूवेबल होंगे, तो ही वो कोई भी प्रोडक्ट मूवेबल होगा तो ही उसे गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, movable property refers to any property that can be moved from one place to another without altering its basic nature or causing damage to the property itself or to the land it is attached to। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट की जा सकती है, उसका बेसिक नेचर अल्टर नहीं होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ये दो मेन कंडीशंस होती है। तो बेसिकली इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई, इन दोनों को जस्टिफाई करने के लिए गुड्स की इन दो पॉइंट्स को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल्स इंक्लूड टेंजिबल आइटम्स एंड इनटेंजिबल आइटम, मतलब गुड्स का एग्जाम्पल फॉर द पर्पसेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में क्या है आपके टेंजिबल आइटम्स में मशीनरी आता है, फर्नीचर आता है, मोबाइल फोन्स आता है, व्हीकल्स आता है, एक्सेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट्स गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स
फुलफिल होते हैं। देन इंटेंजिबल गुड्स में कौन से आते हैं? सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अ मीडियम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये इंटेंजिबल आइटम्स को भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। देन relevance under GST. The movement of goods is a key factor in determining place of supply, time of supply and taxability. ये जो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बोला गया है, ये क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई साहब उसके नेचर के ऊपर प्रॉपर्टी मूवेबल है या नहीं है, इसके बेसिस के ऊपर, यानी गुड्स के मूवमेंट के बेसिस के ऊपर ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। फिर ये डिसाइड होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेबिलिटी। इसका मतलब क्या कि भाई साहब इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है, CGST लगेगा, SGST लगेगा, UTGST लगेगा, IGST लगेगा, कौन से टैक्सेस लगेंगे, कौन से एग्जेम्पशन प्रोविजंस लगेंगे, रिवर्स टैक्सेशन लगेगा, ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है इसके ऊपर। देन ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी कैन क्वालिफाई एज गुड्स फॉर द पर्पसेस ऑफ लेवी अंडर GST। तो सबसे पहला वाला जो स्टेटमेंट था उसको एकदम क्लैरिटी के साथ हमने समझ लिया। गुड्स का कोर मीनिंग क्या है? फॉर द पर्पसेस ऑफ GST एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या चीजें नहीं होती है, अब वो हम वन बाय वन देखेंगे। एक्सक्लूजन्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज को फॉर द पर्पसेस ऑफ GST गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। वो बाहर क्यों रखा गया है, वो कंप्लीट टॉपिक हम लोग अभी पढ़ते हैं। पहले तो मनी का मीनिंग समझ लेते हैं। मनी इंक्लूड्स इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। यानी डायरेक्ट मनी जो नोट होती है हमारी, जिसे लीगल टेंडर कहा जाता है। 100 की नोट, 500 की नोट, 200 की नोट, 50, 10 की जितनी भी करेंसी हमारे यहाँ पे छपती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग होता है, उसे कहा जाता है लीगल टेंडर। तो हमारे देश का रुपया, बाकी फॉरेन करेंसी जो भी होंगी, चाइना की करेंसी, US की करेंसी, UK की करेंसी, यूरोप की करेंसी, उन करेंसी को भी मनी माना गया है। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, जैसे कि चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, उन्हें भी इस ब्रॉड डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो ये इतनी सारी बातें फॉर द पर्पसेस ऑफ GST गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। इन्हें बाहर क्यों रखा गया है? रीजन फॉर एक्सक्लूजन, ट्रांजैक्शंस प्योरली इन मनी, एग्जांपल डिपॉजिटिंग, विड्रॉइंग और ट्रांसफरिंग फंड्स। यानी जब बैंक ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा या ATM से पैसा विड्रॉ करना, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना, do not constitute supply and hence are outside the scope of money। ये सप्लाई नहीं किए, इन्हें सप्लाई नहीं कहा जाता। इन्हें सप्लाई क्यों नहीं कहा जाता, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें कहां पे मिलेगा? जब हम सेक्शन 7 की स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ेंगे, यानी सप्लाई का डीप मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग हम पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक चीज आपको क्या होती है, जब भी आप पैसा डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हो, तो आपको कोई कंसीडरेशन नहीं मिलता, आपको आगे वाला कोई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसी सेल वैल्यू कोई प्रोवाइड नहीं करता। वो जस्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, एक जेब से दूसरे जेब में पैसा जा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एक्सचेंज ऑफ ₹500 करेंसी नोट फॉर अनदर डिनोमिनेशन इज नॉट अ सप्लाई। जैसे हमारे घर के पास में कोई किराने की दुकान है या कोई पेट्रोल पंप है, वहां पे मैं जाता हूँ, उसको 500 की नोट देता हूँ, उनको बोलता हूँ भाई 100 की 5 पत्तियां मेरे को दे दे, 500 रुपए का चिल्लर मैंने करा लिया। तो ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इन्वॉल्व हो रहा हो, जिसमें कोई वैल्यू एडिशन हो रही हो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस को गुड्स की डेफिनेशन से यानी GST के स्कोप से बाहर रखा गया है। देन हाउएवर money changing services, that is currency conversion, are taxable since it involves a service component। अब यहां पर देखो, जैसे आपका कोई करेंसी एक्सचेंज है, यानी आप अगर कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? जिस देश में आप घूमने जा रहे हो, आप फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज के पास जाओगे, वहां पर बोलोगे कि भाई ये 1 लाख रुपए इंडियन रुपीज है, इसके बदले में अगर आप US में जा रहे हो तो आप US डॉलर मांग लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? UK यूरोप में घूमने जा रहे हो तो वहां की कंट्रीज की जो भी करेंसी होगी उसमें अपने रुपीज को ट्रांसफर करा लोगे। आप एशिया में अगर घूमने जा रहे हो तो एशियन, ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके करेंसी में आप ले लोगे, क्योंकि
दूसरे देशों में रुपया नहीं चलेगा, उनके देश में उनकी करेंसी चलती है, सिंपल लॉजिक है। तो जब आप ये करेंसी एक्सचेंज करते हो तो जो भी एजेंट होता है वो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए एक सर्टन कमीशन चार्ज करता है। यानी क्या किया उसने, अपना प्रॉफिट चार्ज किया सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और इसीलिए इस नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें कोई भी कंसीडरेशन, कोई भी सेल वैल्यू, कोई भी प्रोफेशनल फीस, पैसा इन्वॉल्व होता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को जीएसटी के स्कोप में इंक्लूड किया गया है। सो दिस वाज अबाउट मनी। सिक्योरिटीज के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या है? एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 subsect clause H of the Securities Contracts Regulation Act 1956, securities include shares, bonds, debentures, derivatives, etc. तो आपको एकदम डिटेल में अगर जानना है तो ये सेक्शन है, यहां पर जाकर आप डिटेल में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पढ़ सकते हो। लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया आपको भाई साहब, सिक्योरिटीज में इन जनरल शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स को इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब सिक्योरिटीज यानी ऐसी ये सारी बातें और सेक्शन 2H में जितना भी बोला गया वो सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स गुड्स के डेफिनेशन से बाहर रखे गए हैं। इनको बाहर क्यों रखा गया है, इनको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज आर कंसीडर्ड नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज अंडर द जीएसटी। इसका रीजन भी आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि भाई साहब जो हमारा सप्लाई है यानी इनको गुड्स या सर्विसेज माना ही नहीं जाता, इनको क्लासिफाई नहीं किया जाता है ऐसे टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, इसीलिए इन सिक्योरिटीज को जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है। देन एग्जांपल देखो, बाइंग और सेलिंग शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट लायबल टू जीएसटी, ठीक है। देन हाउएवर ब्रोकरेज और सर्विस चार्जेस लेविड बाय द स्टॉक ब्रोकर्स आर टैक्सेबल। यानी आप अगर आप कोई एजेंसी, आप कोई स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट मेंटेन कराते हो, उसके थ्रू आप कोई ट्रेडिंग करते हो, उसके बदले में अगर वो आपको कोई ब्रोकरेज या सर्विस चार्जेस लगाता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन जीएसटी के अंडर आते हैं। लेकिन कौन से वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? वो जो ब्रोकरेज या सर्विस चार्जेस आपको लगाएगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी जो भी आपकी शेयर बाइंग और सेलिंग होगा शेयर्स का, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये बेसिक बात आपको सिक्योरिटीज के बारे में पता चल गई। अब हमें क्या पता चल गया भाई साहब, गुड्स का कोर मीनिंग क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसका पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन एंड एग्जांपल्स हमने देख लिया। गुड्स की डेफिनेशन से दो चीजों को बाहर रखा गया है स्पेसिफिकली, वो बाहर क्यों रखा गया है वो डिस्कशन हमने देख लिया। अब गुड्स की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है वो देखते हैं। दैट मीन्स इंक्लूजन अंडर द डेफिनेशन। सबसे पहला आइटम आता है आपका एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन भी हमारे सीजीएसटी एक्ट में कवर की गई है, उसका जब नंबर आएगा वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या होता है? एज पर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एन एक्शनेबल क्लेम is a claim to an unsecured debt or a beneficial interest in movable property that can only be enforced through legal action। ये उसका बेसिक मीनिंग आपको मैंने एक्शनेबल क्लेम का बता दिया। क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम टू एन अनसिक्योर्ड डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी दैट कैन ओनली बी एनफोर्स थ्रू लीगल एक्शन। दो बातों को इंक्लूड किया गया है एक्शनेबल क्लेम में, क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट एंड क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ये दोनों बातें लीगली एनफोर्सिएबल होनी चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये मतलब होता है एक्शनेबल क्लेम का। देन एग्जांपल्स देखो, लॉटरी टिकट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, बुक डेट्स, इन्हें क्या कहा जाता है? एक्शनेबल क्लेम। अब इसका जीएसटी इंप्लीकेशन क्या है? ओनली लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग अमॉन्ग एक्शनेबल क्लेम्स आर टैक्सेबल सप्लाईज अंडर जीएसटी। तीन चीजें स्पेसिफिकली कही गई है, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इनको जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। अदर एक्शनेबल क्लेम्स एग्जांपल डेट्स आर एग्जेम्प्ट। देन सिक्योरिटीज एक्शनेबल क्लेम जो स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है उसका जीएसटी में क्या स्टेटस है वो हमने जान लिया। अब दूसरी स्पेसिफिक चीज जो जीएसटी की गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड की गई है वो क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड सिमिलर आइटम्स। इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जो फैक्ट कहा गया है इसका मतलब क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स
ग्रास या सिमिलर आइटम्स, यानी बेसिकली कुछ फार्मिंग से रिलेटेड बात यहाँ पर हो रही है, एग्रीकल्चर के बारे में। मीनिंग क्या है इसका? दीज आर नेचुरली अटैच टू लैंड, बिना जमीन के हम क्रॉप्स, ग्रास या सिमिलर आइटम्स ग्रो नहीं कर सकते। बट जीएसटी इंक्लूड्स देम एज गुड्स व्हेन दे आर अग्रीड टू बी सेवर्ड, दैट इज कट, अपरूटेड और डिटैच्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। यानी अगर आप एक फार्मर हो, आप इनमें से कोई चीज ग्रो करते हो, तो ये चीजें गुड्स की डेफिनेशन में केवल एक ही कंडीशन पर इंक्लूड की जाएगी। वो कंडीशन क्या है? जब भी आप किसी को ये चीजें बेचोगे तो जमीन से आप उखाड़ के बेचोगे, जमीन से अलग करके बेचोगे, मतलब कट, अपरूटेड और डिटैच्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो जब तक जमीन से लगी हुई है भाई साहब ये चीजें, और वैसे के वैसे आपने पूरा का पूरा जमीन बेच दिया तो शायद जीएसटी यहां पर नहीं लगेगा। लेकिन उनको आपने कट करके बेचा, कट, अपरूटेड और डिटैच, जमीन से अलग करके अगर आप इन चीजों को बेचते हो तो उन्हें गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। अब ऐसे ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल देखो। सेल ऑफ स्टैंडिंग शुगर केन टू अ फैक्ट्री अंडर एन एग्रीमेंट टू हार्वेस्ट बिफोर डिलीवरी इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई भी अगर कोई भी शुगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है या कोई भी फैक्ट्री है जिसको आप शुगर केन बेचते हो, आपका उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई साहब ये मैंने शुगर केन ग्रो किया है, गन्ना ग्रो किया है, आप इसको कट करके लेके जाओ, हार्वेस्ट करके लेके जाओ। इस नेचर का हमारा बेसिक ट्रांजैक्शन है। तो जब भी वो कंपनी आएगी मेरे खेत के ऊपर, शुगर केन को हार्वेस्ट करेगी और लेके जाएगी, तो ज़मीन से अलग होने के बाद जब ये लेके जाते हैं तब वो गुड्स में इंक्लूड किया जाता है। Sale of standing trees with an agreement to cut before transfer also constitute supply of goods। अब यहां पर मैं एकदम बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, आपको समझने में एकदम आसानी होनी चाहिए, इसलिए मैंने अनकॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ये सारी बातें यहां पर इंक्लूड की है। अब ऐसी प्रोविजन के पीछे रैशनल क्या है? वंस such items are agreed to be detached, they lose their immovable character। भाई साहब बिग रिविलेशन, हमने क्या देखा था? गुड्स की डेफिनेशन में ये इंक्लूड क्यों किया जाता है एग्रीकल्चरल ऐसे नेचर के? गुड्स मीन्स व्हाट? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। भाई साहब मूवेबल प्रॉपर्टी ध्यान में आ गया आपको? जब तक ये जमीन से जुड़े हुए हैं आइटम, दिस इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जैसे ही आप इसे जमीन से कट करते हो, अपरूट करते हो, डिटैच करते हो, हार्वेस्ट करते हो, तो वो जमीन से अलग हो गए और ये क्रॉप्स, ग्रास एंड सिमिलर आइटम्स अब होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। और इस वजह से जैसे ही वो जमीन से अलग हो जाते हैं भाई साहब, वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब खेतों से वो सीधा फैक्ट्री में, दुकान में या फर्दर प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जा सकते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव ऑन कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस नेचर की प्रोविजन बनी है। वंस such items are agreed to be detached, they lose their immovable character and become movable property, fitting into the definition of goods। Simple logic। Then अब ये लॉजिक ध्यान में कैसे आएगा? जब मित्रों आप सही तरीके से स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को पढ़ोगे, उनके इंप्लीकेशंस को समझोगे, तब आपको ये सारी चीजें ध्यान में आएगी। चलो अब ये जो बात है ना, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, इसको ध्यान से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है? इंक्लूड्स आइटम्स दैट आर फिक्स्ड टू लैंड, एग्जांपल ट्रीज, क्रॉप्स, फिक्सचर्स। They are considered goods only when there is an agreement to sever them before supply or under a contract of supply। जब तक वो जमीन से जुड़े हैं ये भाई साहब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जीएसटी से ये बाहर है। और जैसे ही इनको आप हार्वेस्ट करते हो ये जमीन से अलग हो जाते हैं और जीएसटी में इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि उनका नेचर बदल जाता है, इमूवेबल से मूवेबल हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो। सेल ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर विद एन अग्रीमेंट टू कट बिफोर डिलीवरी, टैक्सेबल एज गुड्स। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड और बिल्डिंग, नॉट गुड्स, हेंस नॉट टैक्सेबल अंडर द नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी एज पर द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है भाई साहब, इतनी बातें आपको पता चल गई। एक बार मैं आपको फिर से पूरा का पूरा व्यू देता हूँ, पढ़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो, बस व्यू दे रहा हूं कि आपके दिमाग में पूरा मैप क्लियर होना चाहिए, एकदम आपकी मेमोरी शार्प एंड क्रिस्प होनी चाहिए। तो हमने क्या किया?
स्टैट्यूटरी डेफिनेशन पढ़ी, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते इस डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। कौन सी चीज़ें कोर मीनिंग ध्यान में ले लिया, कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होती है, और कौन सी चीज़ों का नेचर बदलने के बाद उन्हें डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है, ऐसा हमने एक रफ ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में बना लिया। अब क्या किया हमने, एक बढ़िया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रेडी किया, उसमें हमने कोर मीनिंग समझ लिया, दैट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा भाई साहब एक्सक्लूजन्स कौन से हैं, तो उसमें मनी एंड सिक्योरिटी एक्सक्लूड किया जाता है, और उसका बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग हमने यहाँ पर पढ़ा, उसके एग्जाम्पल भी देखे। फिर स्पेसिफिकली गुड्स की डेफिनेशन में कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है वो हमने देखा। पहला था एक्शनेबल क्लेम और दूसरा था ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड सिमिलर आइटम्स। अब इनको स्पेसिफिकली इंक्लूड क्यों किया गया है उसका भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर पढ़ा, यानी बेसिकली प्रोविजन समझी। फिर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से एक सर्टन आइटम का नेचर बदलता है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है, और इसी वजह से उसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का नेचर चेंज होकर वो मूवेबल प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन में आ जाती है, तो भाई साहब इसका मतलब एज पर द डेफिनेशन वो जीएसटी की गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड की जाती है, और उस पर गुड्स के बारे में जितनी भी प्रोविजंस होंगी पूरे के पूरे जीएसटी रेजिम में वो सारी की सारी अप्लाई करेगी विथ रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स, जीएसटी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये यहां तक की स्टोरी हमारी है। अब की जुडिशियल एंड कॉन्सेप्चुअल clarifications. Distinction between goods and services. GST law classifies every supply as either goods or services, ensuring mutual exclusivity. भाई साहब GST law एकदम क्लियरली क्लासीफाई करता है क्या, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा और वो सप्लाई माना जाएगा तो उसमें स्पेसिफिकली गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी अलग अलग होता है, और ये इंश्योर करता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी, यानी हमारे पास क्लियर कट डेटा अवेलेबल होता है। वेयर एम्बिग्यूटी अराइजेस, अब एम्बिग्यूटी किस चीज में अराइज होगी कि भाई साहब इस ट्रांजैक्शन में जो आइटम इंक्लूडेड है वो गुड्स है या सर्विसेज है, तो उसका सॉल्यूशन भी यहां पर दिया है। शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हेल्प्स डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन, यानी शेड्यूल 2 स्पेसिफिकली आपको बताएगा कौन सी चीजें गुड्स है, कौन सी चीजें सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी आपके पास अगर कोई गुड्स है, मशीनरी है, ऑटोमोबाइल है, और आपने क्या कर दिया, उसको यूज करने का राइट किसी को सप्लाई कर दिया, तो वो आपने गुड्स नहीं बेचा है, आपने क्या किया, उसको यूज करने का जो राइट होता है उसको बेचा, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को माना जाएगा सर्विस और उसे कहा जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, और उसके ऊपर सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पर आपकी ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, तब उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेंजिबल गुड्स के बारे में। Certain intangible items like electricity, software stored on physical media, and rights that can be transferred have been judicially recognized as goods. जुडिशियली रिकॉग्नाइज यानी किसी ने अगर केस लॉ लग गया होगा किसी का, तो उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी जो भी हमारी जीएसटी ट्रिब्यूनल होगी, जो भी जीएसटी का कोर्ट होगा, वहां से स्पेसिफिकली कोई केस लॉज में ऐसी इंटरप्रिटेशन दिया गया होगा कि भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन फिजिकल मीडिया एंड राइट्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड हैव बीन जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड गुड। अब इसमें मैंने ज़्यादा जानबूझ के आपको डिटेल एग्जांपल्स नहीं दिए, क्योंकि मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने आपको बस सिचुएशन बता दी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो केस लॉस बनते हैं वो केस लॉस को भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का दर्जा मिलता है। तो ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है, अगर आप फर्दर डिटेल स्टडी जब जीएसटी की करोगे, केस लॉस पढ़ोगे, तो आपको क्लियर कट ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस दिख जाएगा। हाउएवर डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज अ सर्विस, यानी सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अ फिजिकल मीडिया, यानी आप पेन ड्राइव खरीदते हो जिसमें सॉफ्टवेयर है, या फिर आप कोई सीडी, डीवीडी या फ्लॉपी डिस्क खरीदते हो, या हार्ड डिस्क खरीदते हो, एसएसडी खरीदते हो, फिजिकल मीडिया पे अगर वो सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर प्लस फिजिकल मीडिया आप खरीद रहे हो, तो उसे गुड्स कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और अपने लैपटॉप या पीसी या अपने सिस्टम में
इंस्टॉल किया तो इस डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को सर्विस कहा जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके के जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आपको जीएसटी की प्रैक्टिस करते समय में काम में आने वाले हैं। अब हमने गुड्स के डेफिनेशन के बारे में जितनी भी डिस्कशन किया उसका कंप्लीट समरी देखो। समरी टेबल, स्कोप ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, 2 कॉलम से हमारे पास जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन में कौन सी बातें इंक्लूड की गई है और कौन से चीजों को, कौन से आइटम्स को एक्सक्लूड किया गया है। तो जीएसटी में मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोला गया है, एक्शनेबल क्लेम्स में लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग इनको गुड्स कहा गया है। उसके बाद में ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई, जो जमीन से अलग करके बेचे जाते हैं उन्हें गुड्स में माना गया है। एंड टेंजिबल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स। तो इतनी सारी बातें आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आती है। मनी, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, एंड प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन मनी जैसे डिपॉजिट, विड्रॉल एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इन्हें प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ये सारे के सारे गुड्स की डेफिनेशन से अलग रखे गए हैं। अब इस डेफिनेशन का जो डिस्कशन हमने किया उसका कंप्लीट कंक्लूजन, अंडर जीएसटी गुड्स encompass all forms of movable property other than money and securities with specific inclusions like actionable claims, crops agreed to be severed before supply. The definition brings clarity and uniformity by covering all tangible and certain intangible movable properties, ensuring that taxation under GST is based on comprehensive, unified and modern interpretation of supply of goods. तो ये इस तरीके से हमने कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ गुड्स को डिस्कस किया और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर आपने देखा और सुना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो होता है समाप्त। अगले वीडियो में मित्रों हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 102 जो कि आपको कहता है सर्विसेज की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।